नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। अभी तक की हर बड़ी खबर लेकर हम अपने साथियों के साथ मौजूद हैं, लेकिन श्रद्धा मर्डर केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और वो खुलासे एक न एक कदम राजीव इस केस के सुलझने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन श्रद्धा ने मल्लिका जी और आशुतोष अपने एक दोस्त को चैट में ये बताया था कि आफताब अंदेशा जाहिर किया था कि उसका मर्डर कर सकता है। बिल्कुल, ये बात तो साल 2020 की है, लेकिन अभी आफताब की बात करें तो उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है। बहुत सारे सवाल उसके सामने रखे गए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट उसका एक बार हो सकता है, यानी कि उसका झूठ पकड़ने का एक बार फिर से टेस्ट हो सकता है। लेकिन अब क्या निकल कर आता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी मलिका। बिल्कुल, और एक और शख्स की एंट्री इस पूरे मामले में हुई है जो कि श्रद्धा की रिपोर्टिंग मैनेजर रहे और उनका नाम है करण। उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। दरअसल करण वही इंसान है जिसके साथ श्रद्धा की आखिरी चैट्स सामने आई हैं। तो करण से मुझे लगता है जो सवाल पुलिस पूछेगी वो अहम सुराग साबित हो सकते हैं। शुक्रिया मलिका, शुक्रिया सही जी, शुक्रिया राजीव। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर क्या है? देखिए, बड़ी खबर ये है कि श्रद्धा का एक नया वीडियो आ गया है और इससे कई सारे सवाल भी सामने आ गए। हंसती खेलती श्रद्धा नजर आ रही है अपने दोस्तों के साथ। श्रद्धा की पुरानी चिट्ठी पर भी सियासत काफी तेज हो चुकी है। जी हाँ, इसमें आपको बता दें क्योंकि इसकी चिट्ठी आई है पुलिस के नाम, और देखिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने शिकायत को बताया काफी गंभीर। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि चिट्ठी लिखी थी पुलिस के नाम और जांच नहीं हुई, इसलिए ऐसी घटना हुई। ये देवेंद्र फडणवीस का कहना है, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र। तो इस वक्त इसको लेकर भी, इस चिट्ठी को लेकर भी सियासत काफी तेज हो चुकी है। जांच क्यों नहीं हुई, इस पर जांच होगी, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार, कार्रवाई महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने शिकायत को बताया है काफी गंभीर, कार्रवाई होनी चाहिए और जांच नहीं हुई, इसलिए ऐसी घटना सामने आई है। फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र, और कहते हैं कि काफी अपने आप में गंभीर है। आखिर जांच क्यों नहीं हुई, इस पर जांच होगी। साफ तौर पर कहना है देवेंद्र फडणवीस का, कार्रवाई हुई होती तो श्रद्धा की मौत नहीं होती, हमारे बीच होती, जिंदा होती। और ये जो आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये श्रद्धा का एक पुराना वीडियो है और श्रद्धा वालकर इसमें नजर आ रही है अपने दोस्तों के साथ हंसती खेलती, और कई सारे उसके जो फ्रेंड्स हैं वो नजर आ रहे हैं। और आपको हम दिखा रहे हैं इस लाल घेरे में जूम करके, श्रद्धा का एक और वीडियो सामने आ चुका है और दोस्तों के साथ हंसती खेलती नजर आ रही है श्रद्धा वालकर। और देखिए ऐसी श्रद्धा वालकर हंसती मुस्कुराती खेलती, लेकिन आरोपी आफताब ने किस तरह से उसकी हत्या कर दी और उसके बाद से चिट्ठी भी इसने लिखी और चिट्ठी को लेकर भी सियासत काफी तेज हो चुकी है। इस बीच हमारे साथ सई जी आ चुके हैं। सई जी, ये चिट्ठी जो सामने आई है इसको लेकर भी काफी हमें सियासत देखने को मिल रही है। शुभ, श्रद्धा की भी एक चिट्ठी सामने आई और जिसमें उसने अपने एक दोस्त को लिखा है और ये अंदेशा जाहिर किया है कि ऐसा हो सकता है कि आफताब उसका मर्डर कर दे। पुलिस को, मुंबई पुलिस को 2020 में ये चिट्ठी उसने लिखी थी। दोस्त को भी चैट में उसने इस बात का उल्लेख किया था और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी इसी बात का उल्लेख किया है। बिल्कुल, एक स्पेशल रिपोर्ट आप सभी के लिए, आप देखें। मैं श्रद्धा विकास वालकर, उम्र 25 साल, आफताब अमीन पूनावाला, उम्र 26 साल के बारे में रिपोर्ट करना चाहती हूँ। आफताब मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज करता है। आज उसने गला घोंटकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो टुकड़े टुकड़े कर मेरी जान लेने की धमकी देता है और ब्लैकमेल करता है। मेरे साथ उसकी मारपीट के 6 महीने हो गए हैं। पुलिस के पास जाने का मुझ में साहस नहीं, क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। उसके माता पिता को पता है कि वो मुझे मारता है और उसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की है। उन्हें ये पता है कि हम साथ रहते हैं, वो वीकेंड में आते हैं।
अब तक मैं उसके साथ रही क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हम कभी भी जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। इसलिए अगर मुझे कोई भी शारीरिक हानि होती है तो माना जाए कि ये उसी ने किया है, क्योंकि वो जान से मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। उसने कहा है मुझे जहाँ भी देखेगा मुझे नुकसान पहुँचाएगा। राजीव, ये जो पुलिस को चिट्ठी लिखी थी श्रद्धा ने, बेहद बेहद महत्वपूर्ण पुलिस के लिए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर आपको दे दें, पुलिस लगातार तहकीकात कर रही है, पुलिस लगातार जांच कर रही है और एक बार फिर से पुलिस उस फ्लैट में पहुंच गई जहां पर आफ्ताब श्रद्धा रहते थे। एक बार फिर से जांच करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस लगातार जांच कर रही है। एक बार फिर से उस फ्लैट में जहां पर श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए थे और वहीं पर सोचा गया कि कहां कहां ठिकाने लगाना है श्रद्धा की लाश को। मलिका बिल्कुल, और हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा हम अक्षय का रुख करते हैं और जानकारी उनसे लेते हैं। अक्षय, ये जो चिट्ठी सामने आई है इससे काफी हद तक ये साफ हो गया है कि श्रद्धा को पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि आफ्ताब मन ही मन क्या सोच रहा है, किस तरह से आफ्ताब उसे टॉर्चर किया करता था। और 2020 की ये चिट्ठी है, यानी 2 साल पहले ही उसको इस बात का अंदाजा लग गया था। बाकी बहुत चौंकाने वाला ये खुलासा। आप इस वक्त जहां मौजूद है, क्या कुछ जानकारी और इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से? देखिए, अगर बात की जाए रिमांड की, जो 4 दिन की रिमांड पुलिस की बड़ी है और जो पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है उसके चलते हुए ये बेहद जरूरी है देखना कि किस तरह से और किस दिशा में अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी। क्योंकि अभी तक ये डाउट था कहीं ना कहीं कि जो भी जानकारी और जो भी स्टेटमेंट्स अभी तक आफ्ताब द्वारा दी गई है क्या वो सच है भी कि नहीं। और पॉलीग्राफ टेस्ट क्योंकि कल रात से ही शुरू हो चुका है, तो अब जो भी जानकारी आ रही है काफी केंद्रित है और उसी के ऊपर पुलिस की अब एक तरह से जांच जारी रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी, तकरीबन 5 स्पेशल सेल के पुलिस वाले यहाँ पर आए थे और उसके बाद वो अंदर गए, फ्लैट तक जाकर उन्होंने कुछ जांच की वहां पर और उसके बाद वो वापस आए। काफी देर तक बाहर भी खड़े रहे थे, कई सारी चीजें खंगालने की कोशिश हो रही है। और यहाँ से अभी मेरे दाईं तरफ जो रास्ता है उस तरफ पुलिस वाले गए हैं और यहाँ का पूरा एरिया एक तरह से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हर जगह जाकर लोगों से भी बात करने की कोशिश पुलिस वाले कर रहे हैं। हर चीज के ऊपर फोकस है। मैदानगढ़ी का चाहे वो जंगल हो, तालाब हो या फिर छतरपुर का जंगल, हर जगह जाकर पूरी तरह से चप्पे चप्पे की छानबीन की जा रही है। क्योंकि अब सिर्फ 4 दिन की रिमांड बची है, जिसके बाद जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल भेज दिया जाएगा आफ्ताब को। और उसके बाद पुलिस की कहीं ना कहीं ये ताकत नहीं रहेगी कि वो इंटेरोगेट फिर कर पाए। तो इसीलिए ये जो 4 आखिरी दिन है, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट के साथ में उन्हीं चीजों के ऊपर अब जांच केंद्रित रहने वाली है, जहां पर और जिन चीजों की बातें अब आफ्ताब इस नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट में करेगा। और क्योंकि कल तकरीबन 20 सवालों के जवाब लिए गए थे, तो उसके बेसिस पर आज एक बार फिर घर आए हैं। अब देखने वाली चीज ये रहने वाली है कि क्या क्या पुलिस को हासिल हुआ है दोबारा घर आने से और दोबारा जंगल में एक तरह से जांच करने से। क्योंकि ये काफी अब बेहद ही एक तरह से पॉइंटेड अप्रोच पुलिस इस्तेमाल कर रही है और इससे ये चीज साफ जाहिर होती है कि कुछ ना कुछ सबूत पुलिस को आफ्ताब ने ऐसे दिए जिसको लेकर पुलिस आगे अब जांच को ले जाना चाह रही है। बिल्कुल, बहुत अहम मोड़ पर ये इन्वेस्टिगेशन पहुंच चुके हैं। शुक्रिया अक्षय आपका ये जानकारी पहुंचाने के लिए। तो एक तरफ आशुतोष वो चिट्ठी और दूसरी तरफ जो आखिरी चैट श्रद्धा की सामने आई है, अब बहुत सी बातें साफ होती है उन चैट से। बिल्कुल मलिका, आपको बता दें कि श्रद्धा का जो चैट आया है दरअसल वो 18 मई का है और उसको एक तरह से आभास हो गया था, अंदेशा हो गया था कि आफ्ताब कुछ ना कुछ उसके साथ गलत करने जा रहा है। हो सकता है उसकी हत्या भी कर दी जाए और ऐसा ही कुछ हुआ। उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि वो आखिरी श्रद्धा की चीख ही साबित हुई। क्या है ये पूरी खबर, आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर भी। श्रद्धा अपने दोस्तों से क्या कहना चाहती थी? 18 मई की शाम को श्रद्धा क्यों डरी हुई थी? क्या श्रद्धा को लग गई थी आफ्ताब के इरादों की भनक? सामने आया श्रद्धा का आखिरी चैट। दोस्त के साथ श्रद्धा का आखिरी चैट 18 मई की शाम को किया था आखिरी चैट। चैट में श्रद्धा ने मर्डर की आशंका जताई थी। आज तक को श्रद्धा के एक इंस्टाग्राम चैट की डिटेल मिली है, जिसे उसका आखिरी मैसेज माना जा रहा है।
इस मैसेज में श्रद्धा कोई बड़ी खबर देने की बात कर रही है। आज तक के पास एक्सक्लूसिव चैट का है कि किस तरह से आफ्ताब के जरिए आफ्ताब ने जो क्या ऐसा किया होगा कि उसने श्रद्धा ने अपने दोस्त को ऐसा लिखा कि आई हैव सम न्यूज। श्रद्धा ने 18 मई को अपनी मौत से पहले अपने दोस्त को लिखा था कि आई हैव सम न्यूज, लेकिन वो न्यूज क्या थी, किस बात की खबर देना चाहती थी वो अपने दोस्त को। मुंबई की श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली के छतरपुर में लिव इन में रहते थे। जब दोस्तों ने श्रद्धा से खबर के बारे में पूछा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। दोस्त ने आफ्ताब को भी मैसेज भेजा, श्रद्धा की खैरियत पूछी, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। इस चैट से पता चलता है कि श्रद्धा के दोस्त ने 18 मई के बाद आफ्ताब को भी मैसेज भेजा था। सिर्फ मैसेज ही नहीं, बल्कि आफ्ताब को ऑडियो मैसेज भी भेजा गया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया था। श्रद्धा को एक और मैसेज आया, किस तरह से 24 सितंबर शाम 4:15 पर दोस्त लिखा जाता है, क्या तुम सुरक्षित हो, कौन लिख रहा है, सब कुछ हम आपको डिटेल देंगे। देखिए लिखा हुआ है, संदेश तो पढ़ा, जवाब नहीं दिया गया। श्रद्धा ने इसके बाद एक और मैसेज किया है। इसमें उसने लिखा है कि मैं किसी चीज में बहुत व्यस्त हूँ। इसी बीच पुलिस ने श्रद्धा के मैनेजर करण बरार को मुंबई से दिल्ली बुलाया है। असल में मुंबई पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम ने वहां वसई में भी करण से पूछताछ की थी। अब करण को दिल्ली बुलाकर जानकारी जुटाने की तैयारी है। साफ है कि ये गवाही दिल्ली पुलिस के लिए बड़े काम की साबित हो सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी तक आफ्ताब को लेकर जगह जगह की खाक छानती घूम रही थी, लेकिन अब उसके पास इतने सबूत तो इकट्ठा हो ही गए हैं कि वो इस केस की स्क्रिप्ट मजबूती से लिख सकती है और आफ्ताब को काल कोठरी तक पहुंचा सकती है। हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। सही जी, ये आखिरी चैट जो हम दर्शकों को बता रहे थे, दिखा रहे थे, दरअसल 18 मई का है और श्रद्धा को आभास हो गया था कि कुछ गलत होने जा रहा है उसके साथ। अंदेशा बिल्कुल श्रद्धा को ये आभास था आशुतोष, लेकिन वो इतना शातिर दरिंदा आफ्ताब शैतान, उसने एक नोटबुक बना रखी थी और 35 जो टुकड़े किए थे उन्हें ठिकाने लगाने का पूरा प्लान, सब कुछ उसमें लिख रखा था, कौन सा टुकड़ा कब कहां कैसे वो उसको ठिकाने लगा। इस शख्स को अब पूरा देश जान चुका है। आफ्ताब पूनावाला के अपराधों की जैसे जैसे डिटेल आ रही है, जानने सुनने वाले यही पूछ रहे हैं, क्या कोई शख्स इतना जल्लाद भी हो सकता है। आफ्ताब की क्राइम फाइल का खुलता हर पन्ना इशारा कर रहा है कि आफ्ताब एक साइको किलर है। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के फ्लैट से एक नोटबुक मिलने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस की माने तो इस नोटबुक में बाकायदा श्रद्धा की लाशों के टुकड़ों का हिसाब किताब लिखा है। इस नोटबुक में लाश के टुकड़ों को किन किन जगहों पर ठिकाने लगाया गया। आफ्ताब के बयान और नोटबुक के डिटेल के आधार पर पुलिस ने सबूतों की तलाश की और जांच में आफ्ताब की नोटबुक बड़ा जरिया बन गई। ज्यादा नहीं बताया उसने कुछ ऐसा। फिर बातें करते करते सडन ऑफ उसने मुझसे बोला कि डू यू हैव एनी डॉक्टर्स नंबर जो ड्रग्स वग्स का कुछ ऐसा करे। मैं सर्च किया, मैंने बोला डॉक्टर तो मेरी लिस्ट में कोई है नहीं। बोला कोई ऐसा रिहैब सेंटर। मैंने चेक किया, वो भी मुझे नहीं मिला। मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है। बोला कि एक्चुअली मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो ड्रग एडिक्ट है, मुझे मारता पीटता है, अब्यूज़ करता है मुझे जब वो नशे करता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको इस चीज़ों से बाहर निकालूं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफ्ताब के घर से एक रफ साइड प्लान भी मिला है, जिसमें कुछ नक्शे, ड्राइंग और जगहों के नाम लिखे हैं। इनमें मेहरौली के जंगल, मैदानगढ़ी के तालाब, मेहरौली का 100 फुटा रोड और गुरुग्राम की DLF फेज 3 की कुछ जगहों के नाम लिखे हैं। पुलिस को पुख्ता यकीन है कि आफ्ताब ने इन्हीं जगहों पर श्रद्धा की लाश के टुकड़े और हथियारों को ठिकाने लगाया है। रफ नक्शे में गुरुग्राम की DLF फेज 3 का भी जिक्र है। पुलिस को शक है कि आफ्ताब ने लाश के टुकड़े करने वाली आरी और ब्लेड को गुरुग्राम में ही DLF फेज 3 की झाड़ियों में फेंका है, जबकि चापड़ मेहरौली के 100 फुटा रोड पर मौजूद एक कूड़ेदान में फेंका। कत्ल के बाद श्रद्धा के कपड़े आफ्ताब ने छतरपुर पहाड़ी के कूड़ा गाड़ी में फेंके, ऐसा पुलिस को लग रहा है। 11 दिनों से दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद आफ्ताब ये दावा कर रहा है कि वो पूछताछ में पूरी तरीके से पुलिस का सहयोग कर रहा है। यहां तक कि उसने ये भी कहा कि उसने एक नक्शा बनाकर दिल्ली पुलिस को दिया है, जिसके जरिए पुलिस हर उस जगह पहुंच सकती है जहां पर उसने शव के टुकड़ों को फेंका, आरी फेंकी, लेकिन
पुलिस को अभी तक इस मामले में सिर्फ कुछ हड्डियां बरामद हुई हैं। आफताब की नोटबुक और साइड प्लान से दिल्ली पुलिस को जांच में आगे बढ़ने का रास्ता मिला, लेकिन जब तक जांच में मिले सबूतों की डीएनए टेस्ट से पुष्टि नहीं हो जाती, दिल्ली पुलिस की ये सारी कवायद किसी काम की नहीं मानी जाएगी। श्रद्धा की हत्या हुई है, ये साबित करने के लिए CFSL की रिपोर्ट का इंतजार दिल्ली पुलिस को बेसब्री से है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल में मसाज करते हुए वीडियो का वायरल हुआ, जुबानी जंग शुरू हो गई। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन अब नया खुलासा हुआ है कि मसाज करने वाला कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था, बल्कि बलात्कार का आरोपी था। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये स्पा मसाज पार्टी है। हम 5 साल कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम करेंगे? उनका नारा है बदनाम किया है, बदनाम करेंगे। राजनीति बदलने आए थे ना, आप तो पूरा तिहाड़ जेल कंप्रोमाइज कर दिया। इस वीडियो पर तो पिछले 2 दिनों में काफी कुछ कहा जा चुका है, लेकिन इस वीडियो के एक किरदार पर आज जो खुलासा हुआ है, उसने सबको हैरान कर दिया है। बीजेपी के मुताबिक तिहाड़ जेल में केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जिस शख्स से कथित रूप से फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, बल्कि नाबालिग से रेप का आरोपी है। ये जो व्यक्ति मालिश कर रहा है सत्येंद्र जैन की, चंपी कर रहा है, ये एक अभियुक्त है। अभियुक्त है एक संगीन जघन्य अपराध के मामले में। पॉक्सो एक्ट धारा 6 पॉक्सो एक्ट की 376 इंडियन पीनल कोड का और तमाम और धाराएं हैं जिसका मुकदमा इस पे चल रहा है। आरोपों के मुताबिक जैन को मसाज देने वाले का नाम रिंकू है, उस पर नाबालिग से रेप का आरोप है। उस पर पॉक्सो एक्ट और धारा 376 के तहत केस है। 3 दिन पहले तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन की मालिश का ये वीडियो लीक हुआ था। तब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सफाई देते हुए कहा था कि सत्येंद्र जैन को जेल में गिरने से चोट लगी है, डॉक्टरों की सलाह पर वो फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। अब ताजा खुलासे के बाद बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को घेर लिया है। एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया। तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो। जो प्रश्न जनता चीख चीख के पूछ रही थी, ये जेल के अंदर एक अभियुक्त के साथ 4 लोग क्या कर रहे हैं, मसाज चंपी क्यों चल रहा है, क्यों उन्होंने कैदी के कपड़े नहीं पहने हैं, क्यों मिनरल वाटर, टीवी और एसी की सुविधा वहां है, इसका कोई उत्तर उस दिन नहीं मिला था। सत्येंद्र जैन के मसाज पर ताजा खुलासे के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने केजरीवाल पर सवालों की बौछार कर दी है। बीजेपी ने पूछा है कि पहला, केजरीवाल बताएं कि वो रेप पीड़िता बच्ची के साथ हैं या अभियुक्त के साथ। दूसरा, करप्शन के आरोपी मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल। तीसरा, अगर ये जिम्मेदारी बड़ी लग रही है तो खुद इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे केजरीवाल। बीजेपी के इन हमलों पर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है और सीधा जवाब देते नहीं बन रहा। ऐसा व्यक्ति जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उसके साथ आज जो उजागर हुआ है कि वो ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण देता है जो कि बलात्कार के मामले में अभियुक्त हैं, ऐसे मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल जी ये जिम्मेदारी आपके कमजोर कंधों के लिए बहुत बड़ी है तो इस्तीफा दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हम 5 साल कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम करेंगे। उनका नारा है बदनाम किया है, बदनाम करेंगे, इसलिए हमें वोट दे दो। अरविंद केजरीवाल का क्या नारा है, काम किया है, काम करेंगे।
सारी थीम पिछले 10 दिन से अगर आप देखें तो इसी थीम के चारों तरफ सारी राजनीति घूम रही है। वो चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया के ऊपर हो, चाहे इस डिपार्टमेंट का हो, चाहे उस डिपार्टमेंट का हो। आम आदमी पार्टी चौतरफा घिर चुकी है। कांग्रेस ने तो रेप के आरोपी से मसाज कराने पर सीधे दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की महिला विधायकों से जवाब मांग लिया है। मैं आम आदमी पार्टी की 8 महिला विधायक और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष 9 की 9 महिलाओं से अब उम्मीद करती हूं, तुरंत आइए मीडिया के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, पूछिए ये सवाल मनीष सिसोदिया जी से और अरविंद केजरीवाल जी से कि क्यों आप कल से गुमराह कर रहे हैं पूरी दिल्ली और देश को। राजनीति बदलने आए थे ना आप, तो पूरा तिहाड़ जेल कंप्रोमाइज कर दिया आपने। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर महाठग सुकेश चंद्रशेखर पहले ही जेल में प्रोटेक्शन के नाम पर करोड़ों की वसूली का आरोप लगा चुका है। अब ये नया वीडियो और खुलासा। तेरे हाथ पर कोई खून का कतरा तो नहीं, पर सब कहते हैं तुझसे बड़ा कोई कातिल भी नहीं। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया है कि कांग्रेस आग बबूला हो गई है। अभी अभी मैं देखा उनका चेहरा भी चेंज हो गया है। मैं थोड़ा दिन पहले टीवी का इंटरव्यू में बोला हूं कि ठीक है, चेहरा अगर थोड़ा चेंज हुआ है कोई बुरी नहीं है, लेकिन आपको चेहरा चेंज ही करना है तो थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जैसा कर लो, या तो नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। गांधी जी जैसा होने से तो और अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? तो ये बात मैंने उनको पूछा। इसलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस का सारे जो कल्चर है वो सारे कल्चर हमारे नजदीक नहीं है। हम यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, लव जिहाद खत्म करेंगे, 370 कश्मीर पे वोट मांग रहे हैं। अरे आपको तो यही नहीं पता मुख्यमंत्री हो के नगर निगम के मुद्दे क्या, हर जगह नफरत और जहर। राहुल गांधी कैसे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देश देख रहा है। भारत जोड़ने निकले हैं और आज असम से लेकर राजधानी दिल्ली में आकर मात्र जहर उगलने का काम, नफरत के बीज बो रहे हैं।